नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम रोज सुबह 7 बजे जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से जो है वो आपके पास में लेके आते हैं। उसके बारे में कंप्लीट जो है वो डिस्कशन होता है। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के बारे में जो है वो हम पढ़ते हैं, और आगे भी उससे जो है वो किस तरीके के क्वेश्चन बन के आते हैं उसके ऊपर भी जो है वो चर्चा होती है। सबसे पहले मैं जो कल की क्लास थी उसके लिए सभी बच्चों को जो है वो धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल की क्लास हमारे पास में जो है वो दोस्तों हार्ट ब्लॉक की थी, और बहुत सारे बच्चों ने जो है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जो है मैसेज किए थे कि सर क्लास जो है बहुत अच्छी है। जो कंसेप्ट आज तक क्लियर नहीं हुए थे वो हमारे पास में आज क्लियर हो चुके हैं, और ये जान के मुझे बड़ी ही जो है वो खुशी हुई है। क्योंकि दोस्तों, एक टीचर का जो है वो एम तब पूरा हो जाता है जब वो कोई भी टॉपिक किसी बच्चों को जो है वो समझाना चाहता है, और वो टॉपिक उन बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आ जाता है। हमेशा के लिए उनको डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी में जो है वो फिट हो जाता है, और हमेशा उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उसमें उसको कोई कंफ्यूजन रहता है हमेशा सही करके आते हैं। तो इससे बड़ी चीज जो है वो क्या ही हो सकती है। ठीक है, और धन्यवाद इसलिए बोला मैं दोस्तों क्योंकि कमेंट किया आपने, इतनी जहमत दिखाई। क्योंकि आजकल बच्चे जो है वो कमेंट जो है वो करते नहीं है। अब क्यों नहीं करते वो एक अलग रीजन है, आई डोंट नो। मेरे कमेंट करवाने का पर्पज ये था कि जो मैं क्लास ले रहा हूँ, जो मैं आपका टाइम जो है वो वेस्ट कर रहा हूँ, वो टाइम आपके लिए इफेक्टिव भी है या नहीं है, या उस क्लास में हम किस तरीके से कौन सा इंप्रूवमेंट जो है वो हम ला सकते हैं जिसकी वजह से जो है हमारे पास में क्लास जो है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो। और उस क्लास के बारे में आपने सभी ने कहा है कि सर क्लास जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी, बहुत ही जो है वो अच्छी लगी, और सारे कंसेप्ट जो है हमारे पास में क्लियर हो गए। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास के लिए। आज का जो हम ले लेते हैं दोस्तों वो लेंगे पर्टुसिस। पर्टुसिस के बारे में अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर हमारे पास में जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज के जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, नॉट फॉर पर्टुसिस, जितने भी हमारे पास में कम्युनिकेबल डिजीज है, लाइक हमारे पास में मम्स हो गया या हमारे पास में चिकन पॉक्स हो गया, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में। कई बार पूछ लेते हैं इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, यानी कि जो डिजीज हो रही है उसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो क्या है। कई बार जो है वो एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, कि कितने दिनों में जो है वो ये स्प्रेड हो जाती है। या फिर कई बार जो है वो एग्जाम में बेसिकली पूछ लेते हैं कि इसका जो है वो मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट जो हो किस तरीके से कर सकते हैं, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से कर सकते हैं। तो छोटी मोटी चीज़ों को मिला के सारी चीज़ों को जो हो वन बाय वन करके जो हो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जहाँ पे भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी मैं उसको अंडरलाइन भी करवाऊंगा, और साथ के साथ वहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिखेंगे कि ये एग्जाम में जो है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। हमारे पास में सबसे पहले हम लेंगे दोस्तों इसके डेफिनेशन की। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम लेंगे तो पर्टुसिस आल्सो नोन एज वूपिंग कफ। पर्टुसिस को जो है वो वूपिंग कफ के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। नोट फॉर द वूपिंग कफ दोस्तों, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। आल्सो नॉन एज 100 डेज कफ, 100 डेज कफ के नाम से भी जो है उसको जाना जाता है। या फिर आल्सो नॉन एज पर्टुसिस तो हो ही गया, ठीक है, जिसको हम कर ही लें, इसको जो है वो पर्टुसिस के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। या फिर आल्सो नॉन एज वूपिंग कफ, वूपिंग कफ के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। यानी कि एक डिजीज को हम जो है वो 3 तरीके से जान सकते हैं। किस किस तरीके से? इसको जो है वो 100 डेज कफ के नाम से भी जानते हैं क्योंकि 100 डेज तक रहता है। इसकी पूरी 3 स्टेज आएगी जिसको हम वन बाय वन करके जो है पढ़ेंगे। इसको पर्टुसिस के नाम से भी जानते हैं, और इसको जो है वो वूपिंग कफ के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो पर्टुसिस आल्सो नोन एज वूपिंग कफ, इट इज हाईली कंटेजियस। ठीक है, ये हाईली कंटेजियस यानी कि कंटामिनेटेड है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत जल्दी जो है वो फैल जाती है। तो देखो, एक नर्सिंग मैनेजमेंट तो हमारे पास में यहीं पे जो है वो क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? कि ये जो है वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेबल है, बहुत ज्यादा जो है वो कंटेजियस है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है बहुत जल्दी फैल जाती है। तो ऐसे क्लाइंट को या ऐसे बच्चों को जो है वो आइसोलेशन में रखना है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए हमारे पास में कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है पर्टुसिस के रिगार्डिंग या वूपिंग कफ के रिगार्डिंग, तो पहली हमारे पास में कंडीशन आ जाती है कि क्लाइंट को जो है वो हम आइसोलेशन में रखें। क्लियर है? तो ये हमारे पास में पर्टुसिस आल्सो नोन एज वूपिंग का, इट इज अ हाईली कंटेजियस रेस्पिरेटरी डिजीज। ये हाईली कंटेजियस रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि किसके द्वारा होता है? बैक्टीरियम बोर्डेटेला पर्टुसिस। यानी कि पर्टुसिस जो है वो उसको वूपिंग कफ या 100 डेज कफ के नाम से भी जानते हैं। ये हाईली कंटेजियस डिजीज होती है जो कि बैक्टीरिया बोर्डेटेला पर्टुसिस की वजह से होती है। इसके अंदर क्या होता है? इट इज करेक्टर बाय सीवियर कफिंग फिट्स। सीवियर कफिंग फिट्स आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। कहते हैं ना, खांसी एक बार शुरू होगी तो रुकने का नाम नहीं लेगी, वो फिर फिट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो सीवियर कफिंग फिट्स आते हैं, और हाईली पिच साउंड के साथ आते हैं। यानी कि जैसे इनहेलेशन करेंगे, एयर को जो है वो इनहेल करेंगे तो एक
साउंड निकल के आएगी हुप साउंड, हुप, इस तरीके से जैसे इनहेलेशन करेंगे तो हुप की जो है वो एक साउंड निकल के आएगी, इसीलिए इसका नाम जो है वो वूपिंग कफ के नाम से जाना गया। कोजिटिव एजेंट की अगर बात करें तो दोस्तों कोजिटिव एजेंट ऑलरेडी हमने जो है डिस्कस कर लिया है। कोजिटिव एजेंट हमारे पास में होता है दोस्तों बैक्टीरिया होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है दोस्तों बोर्डेटेला पर्टुसिस, यानी कि ये जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से जो है वो होने वाली डिजीज है। और ये बैक्टीरिया जो है वो क्या नाम है, क्या नाम है इसका, बोर्डेटेला पर्टुसिस नाम है। और ये जो है वो स्मॉल होता है, काफी छोटा होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और कोकोबैसिलस होता है, ठीक है। यानी कि ग्राम नेगेटिव इन द सेंस, अब ग्राम नेगेटिव इन द सेंस कि ये जो हमारे पास में ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव अभी हमने 3-4 दिन पहले ही जो है वो डिस्कस किया था। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेसिकली जो है वो क्या होते हैं दोस्तों, एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो है वो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, और एंडोटॉक्सिन्स या हम कहीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास में जो है वो आसानी से मारे नहीं जा सकते, ठीक है। जब हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की अभी 4 दिन पहले ही क्लास ली थी, तभी भी मैंने बताया था कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनको मारना बहुत आसान होता है, वो एंटीबायोटिक से बहुत ज्यादा जो है वो सेंसिटिव होते हैं। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो रेजिस्टेंस टाइप से होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस टाइप से होते हैं ग्राम, ठीक है, एंटीबायोटिक से। तो इनको मारना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होता है, और ये बेसिकली जो है वो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, कुछ में एक्सोटॉक्सिन्स भी होते हैं बट मेजोरिटी रूप से एंडोटॉक्सिन्स होते हैं। कोकोबैसिलाई है, कोकोबैसिलाई का मतलब हो गया दोस्तों, मतलब राउंड, और इस तरीके से जो है वो हम कहें कोकोबैसिलाई इस तरीके से जो है वो सैचुरेटेड होते हैं। और ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट वाया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स का मतलब है जैसे किसी ने जोर से छींक दिया या किसी ने जोर से जो है वो खांस दिया, उसकी वजह से होता है। और लेटेस्ट आप एग्जांपल समझ सकते हो, अभी थोड़े दिन पहले आपने जो है वो कोरोना जैसी स्टेज को जो है वो पार किया था, तो जैसे कोरोना फैलता है वैसे ही जो है वो फैलता है। क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि किस तरीके से जो है वो फैलता है। सबसे पहली चीज आ गई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इन द सेंस किसी भी पर्सन ने खांसी की या स्नीजिंग की, तो जैसे ही हम खांसते हैं छींकते हैं तो छोटी छोटी बूंद के रूप में जो है वो एयर ड्रॉप्स हमारे पास में एनवायरनमेंट में जो है वो फैल जाती है। और वो एयर ड्रॉप्स जो है वो एनवायरनमेंट में फैलने के बाद जैसे ही कोई हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है, वो ड्रॉपलेट को इनहेल कर लेता है और उसमें वो जो है वो हमारे पास में इन्फेक्टेड हो जाता है। और जितना जो है वो क्लोज कॉन्टेक्ट रहेगा, जैसे किसी के मुंह के पास में आके छींक दिया, ठीक है, तो उसको 90% चांसेस है कि उसको तो पक्का पक्का जो है वो स्टैंप लग गई है, उसको तो पक्का होगा, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन फैलता है थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के थ्रू फैलता है, और जैसे खांसते हैं छींकते हैं उस तरीके से जो है वो फैलता है। हाईली कंटेजियस है, यानी कि 90% अटैक रेट है अगर अमंग क्लोज कॉन्टेक्ट, अगर पास में रहे उस टाइम पे छींक दिया तो 90% चांसेस है कि वो वहां पे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट आ गया दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है दोस्तों, इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 7 to 10 डेज, या रेंज की बात करें तो 4 to 11 डेज होता है, 21 डेज होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉट फॉर द बैक्टीरिया, मैं यहाँ पे डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लूंगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें हमारे पास में बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, हेलमिंथीज हो सकता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बॉडी के अंदर जाता है, राइट। बॉडी के अंदर जाने के बाद वहां पे मल्टीफिकेशन करता है, क्या करता है दोस्तों, मल्टीफिकेशन करता है। और मल्टीफिकेशन करने के बाद में वहां पे क्या होता है दोस्तों कि वहां पे साइन सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, साइन सिम्टम जो है वो प्रोड्यूस होना चालू होते हैं। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर जो है वो एंट्री होता है, एंट्री होने से लेके साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, उस दिन का जो ड्यूरेशन पीरियड है उसको हम बोलते हैं दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे कोई भी बैक्टीरिया मेरे अंदर आया, आज बैक्टीरिया आया तो आज ही तो मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, ठीक है। वो बैक्टीरिया वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आया, बॉडी के अंदर आया, वो रहेगा, खाएगा पिएगा, मल्टीफिकेशन करेगा, उसका जो है वो वहां पे डेवलपमेंट होगा, फिर मैं धीरे धीरे बीमार पड़ जाऊंगा। तो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया और उसके बाद कितने दिनों में साइन सिम्टम्स उस पर्टिकुलर डिजीज के जो है वो आने लग गए, उसको हम बोलते हैं दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में स्टेज ऑफ पर्टुसिस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आज की क्लास के अंदर स्टेज ऑफ पर्टुसिस। तो पर्टुसिस की जो है बेसिकली 3 स्टेज जो है वो होती है, ठीक है। 1 by 1 करके जो है इसको ले लेते हैं। पहली आती है दोस्तों कैथरल स्टेज, ये स्टेज जो है 1 to 2 वीक की रहती है, ठीक है। पहली स्टेज होता है और यही सबसे ज्यादा जो है वो
कंटेजिनस होती है, ध्यान रखना। और इसी स्टेज के अंदर जो है वो क्लाइंट को आइसोलेशन के अंदर जो है वो रखा जाता है, ध्यान रखना। इसी स्टेज के अंदर जो है वो क्लाइंट या किसी भी पर्सन को जो है वो आइसोलेशन के अंदर जो है वो रखा जाएगा। ये बेसिकली 1 से 2 वीक की होती है, ठीक है। इसमें माइल्ड कफ होता है, रनी नोज होती है, यानी कि कोराइजा, नाक से जो है वो पानी बहता रहता है, और लो ग्रेड फीवर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये हाईली कंटेजियस होती है। हाईली कंटेजियस की वजह से जो है वो क्लाइंट को आइसोलेशन कंडीशन में जो है वो रखा जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन से कंडीशन में या कौन सी जो है वो स्टेज के अंदर क्लाइंट को जो है वो आइसोलेशन में रखा जाना चाहिए। तो 3 प्रकार की स्टेज है। तो जो फर्स्ट स्टेज है जिसको कैथरल स्टेज कहते हैं, उसके अंदर जो है वो क्लाइंट को आइसोलेशन के अंदर जो है वो रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रोक्सिमल स्टेज। सेकेंड स्टेज आ गई, दैट इज कॉल्ड प्रोक्सिमल स्टेज। ये 2 to 6 वीक की होती है। क्या चीज? 2 to 6 वीक, यानी कि 14 दिन से लेके जो है वो हमारे पास में 45 दिन की होती है, ठीक है। और 45 से फिर 100 दिन की जो है हमारे पास में थर्ड स्टेज आएगी। पहली हमारे पास में आ गई दोस्तों, दैट इज कॉल्ड 1 to 2 वीक, यानी कि 7 से 14 दिन की, ठीक है। 7 से 14 दिन जो है वो ये रहता है, 4 to 14 डेज, ठीक है। इस स्टेज के अंदर हम एंटीबायोटिक देना चालू कर देते हैं, फिर हम उसको आइसोलेशन से हटा सकते हैं। बट कम से कम 5 दिन एंटीबायोटिक दिया हुआ होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि आपने क्लाइंट को रख दिया, क्लाइंट को आइसोलेशन में रख दिया, फिर कितने दिन उसको आप आइसोलेशन में रखोगे? 2 महीने, 6 महीने, कुछ तो क्राइटेरिया होगा। तो दोस्तों आइसोलेशन में रखने के बाद में आपको जो है वो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चालू करना है, और कम से कम जो है वो 5 दिन एंटीबायोटिक लिया हुआ होगा, फिर उसको हम जो है वो वापस से आइसोलेशन से जो है वो हटा सकते हैं। प्रोक्सिमल स्टेज की अगर हम बात करें तो प्रोक्सिमल स्टेज में हमारे पास में आ जाता है दोस्तों सीवियर एंड प्रोक्सिमल कफिंग फिट्स आते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा सीवियर और प्रोक्सिमल कफ आते हैं, और इसी में वूप की जो है वो साउंड आती है, और ये जो है फॉलोड बाय वूपिंग साउंड। अभी मैंने बताया था कि इसी के अंदर जो है वूप की साउंड आती है, ठीक, जैसी साउंड जो है वो आ जाएगी। एंड पोस्ट टिश्यू वोमिटिंग होगी। पोस्ट टिश्यू वोमिटिंग इन द सेंस कि कफ के बाद में जो है वोमिटिंग तक आ जाती है, ठीक है, ऐसी कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी। एंड साइनोसिस में अकर ड्यूरिंग कफिंग, ठीक है, कफ लगातार रहती है, इतनी आती है कि क्लाइंट जो है वो सांस भूल जाता है, साइनोसिस की कंडीशन आ जाती है। आपने कई बार देखा होगा बूढ़े लोग सांस खांसी जब करते रहते हैं, खांसी करते रहते हैं, एक स्टेज आती है कि वो सांस भूल जाते हैं, साइनोसिस की कंडीशन आ जाती है। इवन एपनिया की कंडीशन आ जाती है बच्चों के अंदर, इन्फेंट के अंदर तो जो है वो एपनिया में चला जाता है। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना कि साइनोसिस की कंडीशन जो है वो आ जाएगी, वूपिंग साउंड आता है साइनोसिस की, और एपनिया कंडीशन में जो जा सकते हैं वो प्रोक्सिमल स्टेज में जाएंगे। इसमें बेसिकली आइसोलेशन की इतनी जरूरत जो है वो नहीं होती है। क्लियर है? तो ये यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किए वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया आपका दोस्तों हाईली कंटेजिनियस, ये हमारे पास में जो है वो इंपॉर्टेंट है। लास्ट तीसरी स्टेज आ गई जिसको हम बोलते हैं दोस्तों कन्वर्जेंट स्टेज। इसमें हमारे पास में जो है वो कन्वर्जेंस आने लग जाते हैं, इतना हो जाता है, ठीक है। कन्वर्जेंस इन द कन्वर्जेंस इन द सेंस कि वहां पे हमारे पास में जो है रिकवरी ये वीक टू मंथ होती है, यानी कि हमारे पास में 6 वीक से लेके, ठीक है, 6 वीक से लेके हमारे पास में जो है वो 12 वीक तक चलती है, यानी कि 45 दिन से लेके 45 डेज से लेके अप्रोक्सीमेटली 100 डेज तक जो है वो ये चीज चलती है। इसके अंदर ग्रेजुअली जो है वो रिकवर होता है एंड डिक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ कफिंग, ठीक है, सीवियरिटी कफिंग जो है वो लिख जाते हैं। एंड 2 to 3 मंथ चलता है, इसलिए इसको 100 डेज कफ के नाम से भी जो है वो जानते हैं। कन्वर्जेंट स्टेज जो है वो हमारे पास में जो है वो लास्ट स्टेज होती है, थर्ड स्टेज होती है। इसमें भी हमें आइसोलेशन की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में और कौन कौन से जो है वो हमारे पास में फीचर्स है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स बेसिकली तो मैंने आपको बताई दिए दोस्तों कि हमारे पास में जो है वो इनहेलेशन के टाइम पे जो है वूपिंग होगा, देन साइनोसिस की कंडीशन आ सकती है, एपनिया की कंडीशन आ सकती है। फिर भी कौन कौन से होते हैं उनको हम ले लेते हैं। पहला आता है दोस्तों पैराक्सिमल कफ, यानी कि सडन और वॉयलेंट कफिंग फिट्स आ जाते हैं। आदमी बैठा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सडनली जो है उसको कफिंग चालू हो जाएगी, और कफिंग ऐसी चालू होगी कि रुकने का जो है वो नाम ही नहीं लेंगी। देन इंस्पायरेटरी वूफ, यानी कि इनहेलेशन के टाइम पे जो है वो हुप की साउंड आ गई, जैसे हुप, इस तरीके से जो है साउंड आ गई, स्पेशली जो है वो बच्चों में देखने को मिलता है, और वैसे भी वोपिंग कफ जो है बच्चों में देखने को ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट पोस्ट टिश्यू वोमिटिंग, यानी कि वोमिटिंग आफ्टर कफिंग, ठीक है।
कफ करते करते जो है वो उल्टी जैसा ही हो जाता है। एपनिया, ये बेसिकली बच्चों में, इन्फेंट में देखने को मिलता है, यानी कि कफिंग होते होते बच्चा जो है वो सांस ही भूल जाता है। फीवर की बात करें तो ये माइल्ड और एब्सेंट देखने को मिलता है, फीवर जो हो बेसिकली नहीं मिलेगा, अर्ली स्टेज में आपको फीवर जो है वो देखने को मिलेगा। नेजल कंजेक्शन की बात करें तो दोस्तों जिसको हम कहते हैं कोराइजा, तो ये बेसिकली जो है हमारे पास में जो है वो अर्ली स्टेज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब आफ्टर कफिंग फिट्स जो है वो आते हैं, ये क्लिनिकल फीचर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन इसके जो हो बहुत ज्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि 100 डेज तक चलता है। अब क्या क्या होते हैं उसको हम ले लेते हैं। सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड निमोनिया। लंबे समय तक जो है वो रहता है और लंबे समय तक खांसी रहेगी तो वो हमारे पास में जो है वो लंग्स में इंफेक्शन ही कोज करेगी, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, निमोनिया के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सीजर भी जो है वो आ जाते हैं। एनसिफिलोपैथी, एनसिफिलोपैथी का मतलब होता है हमारे पास में, पैथी का मतलब होता है दोस्तों दैट इज कॉल्ड डिजीज, और एनसेफेलो का मतलब होता है ब्रेन टिश्यू, ठीक है। तो ब्रेन टिश्यू जो है वो हमारे पास में जो है वो डैमेज हो जाते हैं, ब्रेन टिश्यू भी जो है वो डैमेज हो जाएंगे इसकी वजह से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सब कंजेक्टिवल हैमरेज। ये क्यों होगा दोस्तों, अगर बहुत ज्यादा खांसी करते हो तो आपने देखा होगा जब खांसी करते हैं तो आंखों से भी पानी आ जाता है और आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है, ठीक है। थोड़ी बहुत खांसी करते हैं तो ही हमारे पास में ये साइन सिम्टम्स जो है वो हमें दिख जाते हैं। लेकिन सोचो ऐसी कफिंग जो लगातार चल रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि खांसते हमारे पास में जो कंजेक्टिवा है उसमें ब्लड के थक्के जमना चालू हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड सम कंजेक्टिवल हैमरेज भी जो हमें देखने को मिलता है। देन खांसने से रिब फ्रैक्चर भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा लगातार खांसोगे तो सुनने में आपको अटपटा लगेगा, लेकिन दोस्तों अगर बहुत ज्यादा खांसोगे तो रिब जो है वो फ्रैक्चर होने की संभावना भी हो जाएगी। वेट लॉस हो जाएगा और डेथ, बेसिकली जो है वो इन्फेंट में हो जाती है डेथ, क्यों, क्योंकि आपको पता है इन्फेंट में जो है वो एपनिया की कंडीशन जो है वो आ जाती है। अब एपनिया अगर लंबे समय तक रह गया, लॉन्ग ड्यूरेशन तक रह गया, तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक रह गया तो क्लाइंट की जो या बच्चे की जो है वो डेथ हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों डायग्नोसिस, कैसे जो है वो पता लगाओगे इसके बारे में। तो सबसे पहला तो डायग्नोसिस है दोस्तों इसकी हिस्ट्री और सिम्टम्स। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल टेस्ट जो है वो करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आपको जो है पता चल जाएगा क्लिनिकल डायग्नोसिस पे, सिर्फ इतना कि आपको जो है वो हिस्ट्री और सिम्टम्स के आधार पे जो है वो सारी चीज का पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे हिस्ट्री या सिम्टम्स से जो हमें पता लग जाएगा, फिर उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में आपको पता है जिस तरीके से हमने कोरोना का टेस्ट करवाया था वही नेजोफेरेंजियल जो है वो स्वाब करवाते हैं, ठीक है। और उस स्वाब का जो है वो क्या करवाएंगे दोस्तों, कल्चर करवाएंगे, और ये कल्चर जो है वो हमारे पास में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ध्यान रखना एग्जाम में ये भी काफी बार जो है पूछा गया था कि हमारे पास में परटूसिस का जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है, वो होता है कल्चर। हालांकि 90% हमें हिस्ट्री और सिम्टम्स के आधार पे ही जो है वो पता चल जाता है, लेकिन फिर भी नेजोफेरेंजियल स्वैब बिल्कुल करवाया होगा। आप भी लक्की थे, कोरोना आपको भी जो है वो चपेट में लिया होगा, आपने भी जो है वो नाकों में काफी ज्यादा जो है वो धक्के दिलवाए होंगे, ठीक है। तो वही चीज है, तो यहाँ पे नेजोफेरेंजियल स्वैब करते हैं किसके लिए, कल्चर के लिए, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों पीसीआर, यानी कि पॉलीमर चेन रिएक्शन। पॉलीमर चेन रिएक्शन जो है वो करवाते हैं, आपको पता है पीसीआर जो है बड़ा हुआ मिलता है, एंड डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी जो है हम देखते हैं, ठीक है, डीएफए डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी जो हम सीरम पे देखते हैं। और सीबीसी अगर हम करेंगे तो लिम्फोसाइटोसिस, यानी कि लिम्फोसाइट्स जो है वो इंक्रीज मिलेगी। क्लियर है, तो ये बेसिकली जो हम टेस्ट करवाते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं। बेसिकली तो हम हिस्ट्री से और हमारे पास में जो है वो हिस्ट्री और कल्चर से ही जो हो पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट इसका जो बहुत अच्छा है, दैट इज कॉल्ड, अगर अर्ली स्टेज में हमने शुरू कर दिया है तो एंटीबायोटिक शुरू करेंगे। और एंटीबायोटिक में हमारे पास में दोस्तों क्लिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, एजिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे ही पता लगे इमीडिएटली जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। और गुड न्यूज ये है कि एंटीबायोटिक थेरेपी से ही हम इसको जो है वो काफी हद तक जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों सपोर्टिव केयर, यानी कि हम जो है वो इसको ट्रीटमेंट तो देंगे ही देंगे, मेडिसिन तो देंगे ही देंगे, लेकिन साथ के साथ क्या सपोर्टिव देंगे। तो पहला सपोर्टिव देते हैं दोस्तों ऑक्सीजन थेरेपी इफ साइनोसिस। आपको पता ही है कि जब कफिंग चालू हो जाती है तो क्लाइंट साइनोसिस में या एपनिया की कंडीशन में भी जो है वो चला जाता है, तो इसके लिए जो है वो हम ऑक्सीजन थेरेपी जो है उसको देंगे। एंड आईवी फ्लूइड देंगे, क्यों, डिहाइड्रेशन में क्लाइंट रहता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और
सक्शन सिक्रेशंस, जो भी सिक्रेशंस आते हैं अगर वो सीधे तरीके से नहीं निकल रहे हैं तो हम सक्शनिंग के द्वारा भी जो है उसको निकाला जा सकता है। एंड मॉनिटर फॉर एपनिया एंड सीजर्स, ठीक है। बच्चों में एपनिया की कंडीशन हो सकती है, तो अगर कोई वूपिंग कफ का जो है वो इन्फेंट है तो उसको हम क्रिटिकल ऑब्जर्व रखते हैं कि कहीं एपनिया की कंडीशन तो ना आए, इसके लिए हम उसको जो है वो कंटिन्यूस 24 आवर्स जो है वो मॉनिटर पे रखते हैं। सीजर्स भी नहीं है, क्यों? एनसेफेलोपैथी की वजह से सीजर्स भी आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहीं पे आपने देखा था कि एनसेफेलोपैथी जो है वो देखने को मिलती है, ब्रेन टिश्यू डैमेज जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये चीजें ध्यान में रखी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रिवेंशन। प्रिवेंशन की बात करें तो आपको पता ही है कि ये जो है वो हमारे पास में जो 6 किलर डिजीज है, क्या है दोस्तों? 6 किलर डिजीज है, उसके अंदर आती है, ठीक। 6 किलर डिजीज के अंदर आपको पता है डिप्थीरिया है, पर्टूसिस है, टिटनस है, देन ट्यूबरकुलोसिस है, देन जो है हमारे पास में पोलियो है, देन उसके बाद में जो है वो हमारे पास में मीजल्स है। यही है हमारे पास में, ये 6 किलर डिजीज है, ठीक है। डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, देन ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो एंड मीजल्स, ये हमारे पास में 6 किलर डिजीज है। इसके लिए WHO के द्वारा जो है वो इम्यूनाइजेशन भी जो है वो किया जाता है। तो देखो ये पर्टूसिस, तो ये जो है हमारे पास में किलर डिजीज तो है ही है, ठीक है। पर्टूसिस है तो 6 किलर डिजीज में तो आता ही आता है, तो इसके लिए जो है वैक्सीन बनाया गया था। और वैक्सीन आपने देखा होगा दोस्तों, DPT, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनस, ठीक है, इसका जो है वैक्सीन लगता है, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास में अगर वैक्सीनेशन को लिखते हैं DTP, ठीक है, DTP या DPT, ठीक है, ये हमारे पास में वैक्सीन आता है। डिप्थीरिया, टिटनस एंड ए सेलुलर पर्टूसिस, इसका जो है वो इंजेक्शन या हम कहें इम्यूनाइजेशन जो है वो लगाया जाता है। 5 डोज जो है इसकी लगाई जाती है, कब कब? सेकेंड पे, फोर्थ पे, 6 पे और 15 to 18 मंथ्स पे लगाई जाती है। अगर वीक्स की हम बात करें तो ये बेसिकली जो हमारे पास में 8 वीक पे हो जाएगा, ये हमारे पास में 12 वीक पे आ जाएगा, ये हमारे पास में जो है वो कितने पे, 16 पे 6 हो गया, तो ये हो गया 36 वीक पे आई थिंक अप्रोक्सीमेटली, और 15 to 8 मंथ्स, यानी कि सेकेंड मंथ पे लगाते हैं, 4 मंथ पे लगाते हैं, 6 मंथ पे लगाते हैं और 15 से 18 मंथ पे लगाया जाता है, और 4 to 6 पे जो है वो बूस्टर डोज जो है वो लगाई जाती है, ठीक है। ये जो बूस्टर डोज लगाई जाती है ये DT की ही लगाई जाती है, ये जो है वो हमारे पास में DPT, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनस, इसका जो है वो इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। और ये इंजेक्शन जो है वो IM लगाया जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक। देन उसके बाद इसकी बूस्टर डोज की बात करें तो ये बेसिकली जो है वो 11 to 12 ईयर के अंदर जो है वो लगाई जाती है। बेसिकली 4 to 6 भी जो है हमारे पास में राइट आंसर जाता है। प्रोफाइलेक्सिस की बात करें तो प्रोफाइलेक्सिस में है दोस्तों कि हमारे पास में जो है एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो कंटिन्यूस देनी है और क्लोज कॉन्टेक्ट से जो है अवॉइड रखना है। अगर आपको मिलने भी देना है या आइसोलेशन से बाहर भी निकालना तो एटलीस्ट 5 डेज जो है वो आपको एंटीबायोटिक जो है वो लिया हुआ होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे पास में सबसे पहली चीज आती है असेसमेंट। असेसमेंट में आपको मैंने 3 चीजों के बारे में सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है। एपनिया, क्योंकि आपको पता ही है कि इन्फेंट में जो है वो एपनिया कंडीशन में चला जाता है। साइनोसिस, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन हमारे पास में जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन कंडीशन भी जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और असेस रेस्पिरेटरी स्टेटस रेगुलरली, ठीक है, रेस्पिरेटरी स्टेटस जो है वो कंटिन्यूसली चेक जो है वो करते रहना चाहिए असेसमेंट के रूप में, ठीक है। इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, इंटरवेंशन में आपको पता ही है कि बेसिकली तो जो है वो क्लाइंट को आइसोलेशन में रखना, जो कि हमने स्टार्टिंग में बता दिया था। क्यों? क्योंकि ये हाईली जो है वो कंटेजियस डिजीज है, इसलिए इसको आइसोलेशन में रखना। क्यों? ड्रॉपलेट परक्यूशन के कारण, ठीक है। और ड्यूरिंग द कैथरल स्टेज, वहां पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था कि कैथरल स्टेज में हमारे पास में सबसे मेन चीज आती है, दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। एंड अप टू 5 डेज आफ्टर एंटीबायोटिक स्टार्ट, ठीक है, 5 दिन एटलीस्ट आपको एंटीबायोटिक जो है वो चालू रखनी है उसके बाद में। नेक्स्ट, प्रोवाइड ह्यूमिडिफाइड एयर एंड सक्शनिंग, ठीक है। ह्यूमिडिफाइड एयर जो है वो देनी चाहिए, इससे क्या होता है, थोड़ा कफिंग जो है वो डिक्रीज होती है। ड्राई एयर से जो है वो कफिंग और ज्यादा बढ़ती है, इसलिए ध्यान रखना है कि आपको जो है वो ड्राई कफ से प्रिवेंट करने के लिए जो है वो इसको थोड़ा सा जो है वो डिक्रीज या हम कहीं ह्यूमिडिफाई रखना है। और सक्शनिंग का सामान एनी टाइम पे रखना है, क्योंकि कई बार जो है वो म्यूकस बाहर नहीं निकल पाता है। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एंड एंटीपायरेटिक एज प्रिस्क्राइब्ड। ऑफ कोर्स ये तो देनी ही देनी है एंटीबायोटिक थेरेपी, क्योंकि मेन ट्रीटमेंट ही इसका जो है वो एंटीबायोटिक है। सपोर्टिव केयर में हम क्या देते हैं दोस्तों, फ्लूइड देते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन आती है। न्यूट्रिशन एंड रेस्ट जो है वो दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हेल्थ एजुकेशन के रूप में। तो हेल्थ एजुकेशन के रूप में आपको दोस्तों एक ही चीज है, इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है। बच्चों को वैक्सीनेशन जरूर होना चाहिए, ठीक है।
इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि जो से डिलीवरी होती है देन उसके क्लाइंट को, उसके गार्जियंस को जो है वो हमेशा जो है वो बताया जाता है कि आप इसका वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट करें, क्योंकि ये 6 किलर डिजीज के अंदर जो है वो शामिल है और उन्हीं 6 किलर डिजीज की वजह से जो है बहुत सारे बच्चे जो है वो मारे जाते हैं और उस 6 किलर डिजीज में ये भी शामिल है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो मस्ट है। ठीक, सेकेंड आता है कफ हाइजीन। कफ हाइजीन मेंटेन करना है। कफ हाइजीन मेंटेन इन द सेंस कि अगर मान लीजिए आपको जो है वो पर्टूसिस है तो किस तरीके से आप खांसोगे, ऐसा नहीं किसी के पास में जाके खांसोगे, नहीं, हैंकी या रुमाल लेके या आपने को इस तरीके से जो है वो खांसना है। अगर हैंकी रुमाल नहीं हो तो इस तरीके से फाइनली हो, क्या पता खांसी आई जाए और जेब से हम रुमाल नहीं निकाल पाए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जो है वो खांसना है, कफ हाइजीन जो हो बतानी है। क्यों? क्योंकि आप अगर जोर से ऐसे एनवायरनमेंट में खांसोगे तो और पर्सन भी जो हो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और अर्ली ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है वो करना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट आ जाता है हमारे पास में निमोनिक्स। हालांकि टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। स्टेज ऑफ पर्टूसिस, स्टेज ऑफ पर्टूसिस के निमोनिक्स है सीपीसी। वैसे तो बहुत इजी है। कैथरल स्टेज फर्स्ट स्टेज है जो कि बेसिकली 1 to 2 वीक के अंदर जो है वो चलती है। ठीक है, देन उसके बाद आता हमारे पास में प्रोक्सिमल स्टेज। प्रोक्सिमल स्टेज जो है वो हमारे पास में बेसिकली 4 to जो है वो 2 to 6 वीक चलती है। 2 to 6 वीक जो है वो चलती है। और लास्ट आ गया हमारे पास में कन्वर्जेंट स्टेज जो कि बेसिकली हमारे पास में 6 to जो है वो 12 वीक जो है वो चलती है। राइट, ये हमारे पास में आ गया। कैथरल स्टेज में हमारे पास में मेन चीज थी दोस्तों आइसोलेशन। मेन स्टेज थी हमारे पास में आइसोलेशन और एपनिया से प्रिवेंट करना। प्रोक्सिमल स्टेज में हमारे पास में दोस्तों साइनोसिस से प्रिवेंट करना है, साइनोसिस से और एनसेफेलोपैथी, एनसेफेलोपैथी से जो हो प्रिवेंट करना है। कन्वर्जेंट में आपको जो है वो दोस्तों किससे करना है दोस्तों, कन्वर्जेंट में हमारे पास में जो हो रिकवरी स्टेज के रूप में भी आता है, लेकिन फिर भी जो है वो डिहाइड्रेशन और न्यूट्रिशन इनके वजह से जो है वो कंट्रोल करना है। क्लियर है, तो ये जो है वो आपके पास में 3 स्टेज आ गई है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन को जो पी केस के नाम से भी जो हो जानते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन दैट इज कॉल्ड निमोनिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में जो है वो पूछा गया, इसलिए पी अलग ही दे दिया, पी और केस। उसके बाद सीएनएस में सीजर और एंसेफेलोपैथी करवाता है जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। एपनिया करवाता है, एपनिया बेसिकली जो है वो स्पेशली इन्फेंट में करवाता है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद जो हमारे पास में आता है सब कंजेक्टिवल हेमरेज, बहुत ज्यादा खांसी करोगे तो छोटी छोटी जो कैपिलरीज है वो स्पेशली जो है हमारे पास में कंजेक्टिवा में होती है, तो वहां पे जो हो थक्के बन जाते हैं जिसको बोलते हैं सब कंजेक्टिवल हेमरेज। और नेक्स्ट आता है हमारे पास में एक्सुलेशन। क्लियर है, तो ये हमारे पास में जो हो बेसिकली कॉम्प्लिकेशन आ गए। तो इसी के साथ जो है वो आज की हमारे पास में जो है वो क्लास फिनिश होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। कंटिन्यू स्टडी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। और कोई टॉपिक आपको कोई भी पढ़ना चाहते हो उसका कमेंट करके जो है वो बता सकते हो, उसको हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो ले लेंगे। इसी के साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।